नमस्कार, शंखनाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। बिगड़े बोल डब्बा गोल। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विरोधियों के गलत बयानबाजी उन्हें मुश्किल में डाल देती है, लेकिन विपक्ष है कि ये गलतियों को बार बार दोहराता रहता है और कई चुनावों में देखने को मिला है कि इसका खामियाजा भी उन्हें उठाना पड़ा है। गुजरात चुनाव में एक बार फिर जब नेताओं के मुंह खोला गया तो फिर शब्दों की मर्यादा को कुछ नेता लांघ गए। पहले चरण के चुनाव से पहले रावण की एंट्री हुई तो वहीं दूसरे चरण के मतदान से पहले भस्मासुर आ गया और इसे लेकर अब गुजरात की सियासत गर्मा गई है। आधुनिक भस्मासुरु अंत हेळि क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक डिजाइन है जो कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बार बार कर रही है। गुजरात में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थम गया, लेकिन जोरदार प्रचार के बीच बयानों वाले प्रहार का ऐसा शोर उठा जिसका असर मतदान वाले दिन भी दिखाई देगा। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले पार्टियों ने अपना दमखम लगाया, वादों और विरोधियों पर वार से जनता को लुभाया, लेकिन प्रचार थमने से एक दिन पहले कांग्रेस नेता उग्रप्पा ने पीएम मोदी को निशाने पर ले लिया। अपमानजनक बयान देते हुए मोदी को भस्मासुर बता दिया। अरे आ मಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಮೋದಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ आधुनिक भस्मासुरु अंत हेळि। गुजरात चुनाव में ये पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी को ऐसे बयानों के जरिए कांग्रेस ने निशाना बनाया। खुद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे चुनावी रैली में पीएम की रावण से तुलना कर चुके हैं। हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना। हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? हालांकि बयानों की ऐसी बौछार को खुद पीएम मोदी ने प्रचार में मुद्दा बनाया। खड़गे के बयान के बाद कांग्रेसी नेताओं को आईना दिखाया। कोई रावण के, कोई राक्षस के, कोई કોક્રોચ કે અને કોંગ્રેસના મિત્રો પણ કાન ખોલીને સાંભળી લે કે તમારી લોકતંત્રમાં શ્રદ્ધા અશ્રદ્ધા એ તમારો વિષય છે। તમારે એક પરિવાર માટે જીવવાનું હોય, તમારી મરજી, પણ તમે લખી રાખજો, તમે જેટલો કીચડ ઉછાળશો એટલું જ કમળ વધારે ખીલવાનું છે। अब दूसरे चरण की वोटिंग से पहले उग्रप्पा के बहाने बीजेपी फिर कांग्रेस पर वार कर रही है। बार बार पीएम पर ऐसे बयानों को लेकर सवाल उठा रही है। आदरणीय खड़गे जी को मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? आपको अगर लग रहा है कि हम राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप रावण बोलते ही नहीं प्रधानमंत्री जी को। जब मौत का सौदागर कहा जाता है, दुर्योधन कहा जाता है, कॉकरोच कहा जाता है, चोर कहा जाता है और उसके बाद रावण और भस्मासुर कहा जाता है, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक डिजाइन है जो कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बार बार कर रही है, एक गुजराती के खिलाफ बार बार कर रही है। उधर कांग्रेस भी लगातार बीजेपी के इन हमलों का जवाब दे रही है। गुजरात के चुनावी समर में पीएम मोदी के पुराने बयान याद दिला रही है। बड़े छुई मुई हैं आप, बोलो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, इटली की बेटी, ऐसे ऐसी शब्दें बोलते हैं। मनमोहन सिंह जी के लिए कैसे अनर्गल शब्द इस्तेमाल किए। आपको जरा सा किसी ने आईना दिखा दिया तो आपको बुरा लग गया, इतनी नफासत। गुजरात में प्रचार युद्ध थम चुका है। प्रचार के दौरान विकास का मुद्दा उठा, मोरबी की घटना पर वार पलटवार हुआ, गुजरात दंगों का जिक्र हुआ, हिंदुत्व राम मंदिर वाला मुद्दा भी छाया रहा। क्या कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर पाती? आम आदमी पार्टी कर पाती? काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कांग्रेस या आम आदमी पार्टी कर पाती? और कश्मीर से धारा 370 को क्या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी हटा पाती? भाइयों बहनों, ये न सुरक्षा दे सकते हैं,
न सम्मान दे सकते हैं, न रोजगार दे सकते हैं। बीजेपी गुजरात में फिर पार्टी के पक्ष में माहौल बता रही है। प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी सरकार बनने का भरोसा जता रही है। वहीं विरोधी बीजेपी के दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। गुजरात की जमीनी हकीकत को दावों से अलग बता रहे हैं। आप चलिए जहां पर दलित और मुस्लिम रहते हैं या आदिवासी रहते हैं, कौन सा डेवलपमेंट हुआ बताइए हमको। क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स वहां पर है, किस तरह से लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। 6-6 फीट की गलियां हैं, गंदगी है, कुछ नहीं है वहां पर। तो मैं खुद फिर रहा हूं ना, मैं तो पैदल फिर के देख रहा हूं, जाकर देख रहा हूं, तो मैं खुद अपनी आंखों से देखा हूं, इसलिए आपसे कह रहा हूं। तमाम दावों, वादों, नारों और बयानों के बीच अब जनता 5 दिसंबर को दूसरे चरण की वोटिंग करेगी। 8 दिसंबर को साफ होगा कि गुजरात में किसकी किस्मत चमकेगी। अहमदाबाद से गोपी भांगर के साथ आज तक। इधर गुजरात में शब्दों की मर्यादा खत्म हो रही है, तो वहीं राहुल गांधी बीजेपी के राम कार्ड का जवाब सीता से देने की कोशिश कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर मां सीता के अपमान का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि बीजेपी जय सिया राम का नारा नहीं लगाती, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं, मगर कभी जय श्री राम और हे राम क्यों नहीं करते। कम से कम राहुल गांधी जी अब भगवान श्री राम का नाम तो लेने लगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कारवां जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, आरएसएस बीजेपी पर राहुल गांधी का हमला तेज हो रहा है। यात्रा की शुरुआत से अब तक राहुल गांधी कई बार आरएसएस को निशाने पर ले चुके हैं। सावरकर के बहाने हिंदुत्व वाली राजनीति पर भी घेर चुके हैं। अब इसी कड़ी में राहुल गांधी ने एक और कदम आगे बढ़ाया है। जय श्री राम बनाम जय सिया राम का मुद्दा उठाया है। बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं, मगर कभी जय श्री राम और हे राम क्यों नहीं करते। क्योंकि वो सबसे पहले आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, क्योंकि वो सबसे पहले जिस भावना से राम ने अपनी जिंदगी जी, उस भावना से अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं। वो सिया राम, जय श्री राम तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है। तो वो जय सिया राम का संगठन ही नहीं है, क्योंकि उनके संगठन में महिला तो आ ही नहीं सकती, सीता तो आ ही नहीं सकती। अपने इस बयान के बहाने राहुल गांधी आरएसएस को महिला विरोधी बता रहे हैं। बीजेपी आरएसएस की राम भक्ति में असहिष्णुता का आरोप लगा रहे हैं। उधर राहुल गांधी के इस हमले पर बीजेपी खामोश नहीं रही। सबसे मुखर जवाब यूपी से आया, जहां से 2 डिप्टी सीएम राहुल गांधी की टिप्पणी पर आग बबूला हो गए। राहुल गांधी जी को जय सिया राम कह रहा हूं, आपके माध्यम से कह रहा हूं, और मैं यह मानता हूं कि आज कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद को श्री राहुल गांधी जी को जय सिया राम कहना पड़ा, और यही कांग्रेस पार्टी भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार रही थी कि भगवान राम तो पैदा ही नहीं हुए, ये काल्पनिक है। आज उन्हें जय सिया राम कहना पड़ा है। मैं बहुत प्रतीक्षा में हूं कि कब वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि दर्शन करने के लिए जाएंगे, कब ये जय श्री कृष्ण कहेंगे, कब ये जय श्री राधे कृष्ण कहेंगे, उसकी भी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। दरअसल राहुल गांधी डिरेल्ड हो गए, उनको पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ भारतीय संस्कृति को कितनी दुनिया में कहां तक पहुंचा दिया है। जबकि राहुल गांधी कोर्ट पर जनेऊ डालने वाले ये सिर्फ नाटक मंडली के नेता हैं। इनको कुछ पता ही नहीं भारत की संस्कृति क्या है, हमारी सांस्कृतिक विरासत क्या है। ये जिस ढंग से गली गली दौड़ रहे हैं, जनता ने इन्हें बुरी तरह नकार दिया है। राहुल गांधी के बयान के बहाने बीजेपी ने भगवान राम पर कांग्रेस की सोच पर सवाल उठाया। राहुल के बयान के बहाने हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे को उठाया। कम से कम राहुल गांधी जी अब भगवान श्री राम का नाम तो लेने लगे, ये कितनी बड़ी बात है। जो पॉलिटिकल पार्टी पहले एफिडेविट देकर कहती थी कि राम का नाम उसका कोई अर्थ नहीं है, जो पॉलिटिकल पार्टी एफिडेविट देकर कहती थी कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है, जो पॉलिटिकल पार्टी पहले कहती थी कि राम काल्पनिक है, वो आज भगवान राम का नाम ले रही है। यही तो है, मुमकिन हो गया है। आज मोदी है तो मुमकिन है। आरएसएस बीजेपी पर राहुल गांधी के ऐसे हमले उनकी रणनीति का हिस्सा है, जिसके जरिए राहुल बार बार
देश को बांटने का आरोप लगा रहे हैं। आरएसएस की विचारधारा को नफरत फैलाने वाला बता रहे हैं। हालांकि सिर्फ बीजेपी नहीं और दल भी राहुल गांधी के ऐसे बयानों पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसी बयानबाजी को बेवजह बता रहे हैं। छोड़िए ना, गुजरात में चुनाव हो रहा है, मध्य प्रदेश में पैदल 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 चल रहे हैं। यहाँ आना चाहिए था उनको, यहाँ लड़ना चाहिए था। आप चले गए, आप तो वॉक ओवर दे दिए भाजपा को। यहाँ पर आप जब पार्टी के इतने बड़े लीडर हैं अपनी पार्टी के, आप यहाँ पर है ही नहीं। आप तो कांग्रेस तो मैदान छोड़ के भाग गई गुजरात से, कुछ है ही नहीं यहाँ पर उनका। अब इस तरह का बयान दे रहे हैं, क्या क्या बोले जा रहे हैं। राहुल गांधी जय श्री राम, जय सिया राम और हे राम के नारों की अपने अंदाज में व्याख्या कर रहे हैं और इसके जरिए आरएसएस बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं। उनके बयानों से लगातार तकरार बढ़ रही है। भारत जोड़ो यात्रा बढ़ने के साथ सियासत भी आगे बढ़ रही है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। इधर दिल्ली नगर निगम चुनावों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। एमसीडी के सभी 250 वार्ड पर रविवार सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, जो कि शाम 5:30 बजे तक चलेगा। बीजेपी आम आदमी पार्टी ने सभी 250 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस 247 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी साल 2007 से एमसीडी की सत्ता में है और चौथी बार आने की पुरजोर कोशिश कर रही है। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी के घोटालों को मुद्दा बना रही है। शराब नीति समेत कई घोटालों को लेकर आम आदमी पार्टी को घेर रही है। वोटिंग से एक दिन पहले भी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला और कहा कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में भ्रष्टाचार का लालू मॉडल पेश किया। उधर आम आदमी पार्टी इस बार एमसीडी में भी केजरीवाल के नारे के साथ बदलाव का भरोसा जता रही है। और जिन मजदूरों को 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, उन मजदूरों के हक का पैसे खाने में भी केजरीवाल जी पीछे नहीं रहे। मेरा सवाल उनसे है, कितना खाओगे केजरीवाल? आज तो मैं, अगर आप देखें, ये तो थोड़े से हैं, मुझे लगता है मुझे ट्रक भर के लाना पड़ेगा। ये तो थोड़े हैं, ट्रक भर के लाना पड़ेगा। जितने सबूत, जितने कागज, लाखों लोगों के नाम पे, हजारों करोड़ पे ये अगर खा गए हैं, तो मैं जो पहले भी आपको कहता था, ये कुछ और नहीं, ये दिल्ली का लालू मॉडल है। वहां चारा खाया, यहां मजदूरों का हक खाया। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर, जहां नेताजी मुलायम सिंह यादव की सीट पर उपचुनाव की जंग तेज है। मैनपुरी में वोटिंग से पहले अखिलेश ने आज तक से खास बातचीत में अपने ऑफर पर खुलकर बातचीत की। मैनपुरी का उपचुनाव है, आज कैंपेनिंग का आखिरी दिन है। मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश जी, लंबे दौर से आप कैंपेनिंग लगातार कर रहे हैं, डिंपल यादव भी लगातार ग्राउंड पर दिख रही हैं, क्या निकाल पाए हैं आप आंकड़े इस वक्त, कहां पर पार्टी खड़ी है? देखिए, नेताजी का क्षेत्र, नेताजी ने यहाँ पर लगातार विकास किया। जो सड़कों का जाल यहाँ दिखाई दे रहा है, जो अस्पताल दिखाई दे रहे हैं, जो बिजली का सुधार दिखाई दे रहा है, जो सैनिक स्कूल बना है, जो यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, तमाम पुल बने हैं, स्वास्थ्य के लिए तमाम इंतज़ाम हुए, वो सब नेताजी का है और नेताजी के समय लगातार हुआ है। इस क्षेत्र की जनता की नेताजी के साथ कोई जुड़ाव एक दिन का नहीं है, बरसों बरसों का रहा। इसी क्षेत्र में जो एक विधानसभा है, उसमें नेताजी उस कॉलेज में पढ़े भी हैं, पढ़ाया भी है और लगातार यहाँ की जनता के बीच में सुख दुख में रहे हैं। यहाँ की जनता जात धर्म से ऊपर उठ करके सभी वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी को इस बार मतदान करने जा रहे हैं और ऐतिहासिक जीत होगी। कमीशन ने भी आप लोग की शिकायत का संज्ञान लिया है और एसएसपी मैनपुरी और इटावा को फटकार भी लगाई। क्या कहेंगे? डे 1 से सरकार के इशारे पर प्रशासन लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता उनको चिन्हित कर करके परेशान कर रही थी। यहाँ से शहर के रहे पूर्व विधायक, उसके घर में पुलिस गई है। पूर्व सांसद यहाँ से रहे धर्मेंद्र यादव, उनको पुलिस ने रोका है। इसी तरह पूरे जिले में और पूरी लोकसभा में जितने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता हैं, और अब रणनीति ये बनाई है, कल रात, आज आखिरी दिन है चुनाव का, निर्देश ये है कि कल रात से समाजवादी पार्टी के जो बूथ एजेंट बनेंगे, क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं कि कल हमें बूथ पर वोट डलवाना है, तो उनको उठाने की प्रशासन तैयारी कर रहा है और ये पूरा सरकार के इशारे पे हो रहा है। ये मुख्यमंत्री जी का दौरा इसलिए नहीं हो रहा कि वो अपने उपलब्धियां बताना चाहते हैं।
अगर उन्हें उपलब्धि बतानी होती तो यहाँ वो बताते कि उन्होंने सड़क कौन सी बनाई, पुल कौन सा बनाया, अस्पताल कौन सा ठीक किया है। वो केवल ये निर्देश देने आ रहे हैं कि बूथ इंचार्जों को आप उठा लो, उन्हें वोट जनता को मत डालने दो। डिप्टी सीएम्स को भी ऑफर दे दिया 100 विधायक। नहीं, वो इसलिए दिया कि उनके सपना ये है, जब कभी वो अकेले में बैठते हैं या अपने विधायकों के बीच बैठते हैं तो उनके सपने बड़े हैं, वो कुछ काम करना चाहते हैं। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, मान लीजिए, वो स्वास्थ्य विभाग को बेहतर करना चाहते हैं, मेडिकल एजुकेशन को बेहतर करना चाहते हैं। फंड्स बहुत आए हैं, कोरोना के टाइम में इमरजेंसी फंड्स बहुत आए थे, वो खर्च कर करके इस व्यवस्था को बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये लगता है कि मुख्यमंत्री उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं। इसी तरह जो दूसरे हैं डिप्टी सीएम, उनका सपना बहुत पुराना था, उनका विभाग कुछ और था। आज जो विभाग मिला है उसमें कोई बजट नहीं है। ये दोनों अगर डिप्टी सीएम में आए तो इन्हें बताना चाहिए था कि मेडिकल एजुकेशन में और स्वास्थ्य विभाग में पिछले इतने वर्षों में उन्होंने क्या बजट दिया और क्या सुधार किया है। अगर उन्होंने कुछ सुधार किया होता तो बताते, सुधार तो किया नहीं उन्होंने कुछ। मैनपुरी उनके लिए ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई बजट नहीं भेजना है। ये बताएं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में मैनपुरी को क्या बजट मिला है, ट्रांसफार्मर बिजली के विभाग में क्या बजट मिला है, हेल्थ एजुकेशन में क्या बजट मिला है, स्वास्थ्य विभाग में क्या बजट दिया है, सड़कों के लिए क्या बजट दिया है, नहरें सफाई के लिए क्या बजट दिया है। तो बजट तो दिया नहीं, और फिर किसी तरह की कोई सुविधा जनता को नहीं दी है। इसीलिए जानबूझ करके नेताजी से हट करके लोग नेताजी के लिए वोट देना चाहते हैं। नेताजी ने यहाँ जो काम किया, जो सेवा की, जो लगाव नेताजी का था, जो नेताजी के प्रति लोगों का सम्मान है, उसको लेकर के वोट यहाँ जनता देना चाहती है। छोटा सा सवाल आपसे, शिवपाल यादव ने आपको छोटा नेताजी के नाम से नवाजा है और अब जो है उनका सीबीआई का हो गया है, घर पे भी आ जा रही है, सिक्योरिटी भी हट गई है, कैसे? नहीं, देखिए, ये सीबीआई ईडी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप क्योंकि लखनऊ के हैं, अगर इसका पुराना उठा के देखिए गोमती का, मुझे याद है बीजेपी के एक नेता ये कहते थे कि हम गोमती की पानी इतना साफ कर देंगे कि पीने लायक हो जाएगा। एक नेता ये कहते थे कि गोमती का पानी इतना साफ होगा या नदियों का पानी इतना साफ होगा कि आचमन कर सकेंगे आप। कोई पेरिस बनाना चाहता था, कोई लंदन बनाना चाहता था। अगर किसी ने काम किया तो हम लोगों ने किया, समाजवादियों ने किया। तो सियासी आर पार उपचुनावों को लेकर आप उत्तर प्रदेश का सुन रहे थे, लेकिन अब बात करेंगे गैंगवार को लेकर, जिसने पंजाब से लेकर राजस्थान को हिलाकर रख दिया है। लॉरेंस बिश्नोई की गुर्गों की गोलियां इस बार राजस्थान के सीकर में गूंजी, जहां पर एक गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड ने अपना इंतकाम पूरा किया। कौन है ये गर्लफ्रेंड, किसका इंतकाम था, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। 9 गोलियों की तड़तड़ाहट रुकी है, ना ही बदले की आग खत्म हो रही है। पंजाब के गैंगवॉर की गूंज आसपास के राज्यों में गूंज रही है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बार राजस्थान का सीकर गोलियों की आवाज से सहम गया। यह बदला था गैंगस्टर आनंद पाल की मौत का, जिसका हिसाब उसकी प्रेमिका ने लिया। सरेआम गोलीबारी और हाथ में लहराते हथियार, गोलियों की आवाज से सन्न लोग कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट को गोलियों से भूनकर हमलावर बेखौफ निकल गए। हमलावर कोचिंग की ड्रेस में पहुंचे, राजू ठेहट को कॉल बेल बजाकर बाहर बुलाया और फिर गोलियों से भून दिया। उसे 3 गोली लगी। एक बदमाश ने फायरिंग का वीडियो भी बनाया और फिर ऑल्टो कार से फरार हो गए। पुलिस कुछ समझ पाती, कुछ अंदाजा लगा पाती, इससे पहले ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का अजरबैजान में बैठे गुर्गेर रोहित गोदारा ने हत्या की जिम्मेदारी ले ली। सोशल मीडिया में फेक आई से डाले पोस्ट में रोहित गोदारा ने दावा किया कि पुलिस एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर आनंद पाल की मौत का बदला ले लिया। देखिए, फायरिंग की घटना हुई है, जैसा कि आप यहाँ पर हैं देख ही रहे हैं। राजू ठेठ नाम का व्यक्ति है, पहले ही क्राइम में काफ़ी लंबे समय से उसका नाम सभी लोग सुनते रहे हैं। फायरिंग में राजू ठेठ को गोली लगी है और अभी मेरे पास जो सूचना है उसकी डेथ हो चुकी है। कितने लोगों ने फायरिंग की? अभी तक 4 लोगों के उस घटना में शामिल होने की हमारे पास में जानकारी है। जो फुटेज हमारे पास में आसपास के कैमरों से हमने लिए, उससे ये पता चलता है कि 4 लड़के हैं, जिनमें से शायद किसी को वो जानता भी, क्योंकि एक लड़का उससे कुछ देर बात करता हुआ दिखता है। बाकी जो डिटेल है वो हम डेवलप करने के बाद आपको बताऊंगा। गैंगस्टर राजू ठेहट और आनंद पाल गैंग की दुश्मनी पुरानी है। गैंगस्टर राजू ठेहट ने आनंद पाल पर हमला किया था, जिसमें वो बाल बाल बच गया। बाद में पुलिस एनकाउंटर में आनंद पाल ढेर हो गया।
लेकिन इस मौत के बाद भी दुश्मनी खत्म नहीं हुई। आनंद पाल का गैंग अब उसकी गर्लफ्रेंड और लेडी डॉन अनुराधा ने संभाला, जिसे अब इंतकाम लेना था। ऐसे में उसने लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी से हाथ मिलाया। लॉरेंस गैंग इसी दोस्ती को मजबूत करने के लिए आनंद पाल के दुश्मन राजू ठेहट को टारगेट बनाया और अजरबैजान में बैठे रोहित ने हरियाणा से शूटर्स को हायर कर राजू पर हमला करवा दिया। कहा यह जा रहा है कि हत्या भले ही लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग के गुर्गों ने की है, लेकिन असली खेल लेडी डॉन अनुराधा का ही है। अनुराधा को हाल ही में एनआईए ने गिरफ्तार किया था। राजू ठेठ ये राजस्थान का एक बड़ा गैंगस्टर था और ये गैंगवार उस वक्त हुआ जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए बकायदा एक एक करके तमाम जो हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान के गैंगस्टर हैं उन पर शिकंजा कस रही है। कई गैंगस्टर पर यूएपीए लगाया गया है। इन सब के बीच ये बड़ी गैंगवार है और बताया जा रहा है कई गोलियां मारी गई हैं। राजू ठेठ है उसको राजस्थान के सीकर में, जिसकी तस्वीरें भी आई हैं। राजू ठेहट पर हमला राजस्थान की सीकर में हुआ है, लेकिन इसकी प्लानिंग अजरबैजान से हुई और इस पर मुहर हरियाणा में लगी। 24 साल के राजू ठेहट का शेखावटी इलाके में वर्चस्व था। महंगी गाड़ियों और बाइक का शौकीन राजू ठेहट ठिकाना बदलता रहा और रील बनाकर सोशल मीडिया पर डालता रहता, जिसे मारने की साजिश पिछले 10 सालों से चल रही थी। लेकिन आनंद की गर्लफ्रेंड के इंतकाम ने राजू को गोलियों से छलनी कर दिया। ठेहट की हत्या के बाद सीकर में दहशत है। गैंग वॉर के तेज होने का भी डर है। सीकर से जयकिशन के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। उधर जबलपुर में बस चलाते वक्त ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया और फिर बस ने पहले एक ऑटो को टक्कर मारी, फिर बस रेड लाइट पर खड़े बाइक सवारों से टकरा गई। इस हादसे में कुल 6 लोग घायल हुए हैं। ड्राइवर के हार्ट अटैक के वक्त हालत बिगड़ने पर बस की रफ्तार धीमी थी, जिससे बड़ा हादसा होते होते बच गया। सीसीटीवी में हादसे की तस्वीरें कैद हुई। इलाज के दौरान ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि बाकी घायलों का इलाज जारी है। सर मेरी गाड़ी आगे लगी रही, ये मेट्रो वाला आया अचानक, उसको मारते हुए सीधा एक गाड़ी कार भी खड़ी रही आगे, जिसमें मेट्रो वाले ने मेरे को आगे से पूरा मारा। मेरी गाड़ी आगे आई, कार वाले से बहुत भिड़ी। कितने घायल हुए हैं? ये मेरे साथ एक सवारी थी, उसको भी लगा है।